नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के योग और आयुर्वेद के ज्ञान से विश्व को लाभान्वित होना चाहिए। सरकार ने कार्यस्थल पर लोगों में तनाव कम करने और काम में रुचि बनाए रखने के लिए योग ब्रेक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 66 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश में कोविड के उपचार के लिए सभी आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 30 लाख से अधिक नामांकन। पटना नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाने के लिए तेजस रेलगाड़ी की तरह स्लीपर कोच लगाए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज लगातार 30 से 3 भी तेज बारिश। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिन की यात्रा पर। तालिबान ने मुल्ला हिब्तुल्लाह अख्उंदजादा को अफगानिस्तान में सरकार के नेतृत्व के लिए अपना सर्वोच्च नेता घोषित किया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के सुहास यथिराज बैडमिंटन मुकाबले के दूसरे दौर में पहुंचे। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं फरहत नाज। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का योग ज्ञान, यहां की स्थायी जीवन शैली और आयुर्वेद जैसे विज्ञान विश्व भर में फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा ये संकल्प है कि पूरा विश्व इससे लाभान्वित हो। मानवता के हित में भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है, आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान, हमारी योग की परंपरा, भारत की जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद जैसे जो विज्ञान है, हमारा संकल्प है कि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। आत्मनिर्भरता के बीच इस मंत्र की श्रील प्रभुपाद अक्सर चर्चा करते थे, उसे भारत ने अपना ध्येय बनाया है और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। कल शाम शील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 125 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी प्रभुपाद न केवल भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, बल्कि जाने माने देशभक्त भी थे। हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। आज ये सुखद संयोग है कि देश ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भक्ति आंदोलन ने देश में एकता और समानता का भाव पैदा किया है। उन्होंने कहा कि भारत के भक्ति योग और वेद वेदांतों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में हमारे संत ऋषि मुनियों का उल्लेखनीय योगदान है। विद्वान इस बात का आकलन करते हैं कि अगर भक्ति काल की सामाजिक क्रांति न होती तो भारत न जाने कहां होता, किस स्वरूप में होता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने हमारे समाज को भक्ति की भावना से बांधा। सामाजिक ऊंच नीच, अधिकार अनाधिकार, भक्ति ने इन सबको खत्म करके शिव और जीव के बीच एक सीधा संबंध बना दिया। भक्ति की इस डोर को थामे रहने के लिए अलग अलग कालखंड में ऋषि, महर्षि और मनीषी समाज में आते रहे। स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी आए, जिन्होंने वेद वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाया।
प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया उत्पादों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए स्वामी प्रभुपाद के हरे कृष्ण आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन चलाने का आह्वान किया। मैं कई बार जब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों की बात करता हूं तो मैं अपने अधिकारियों को, बिजनेसमैन को इस्कॉन के हरे कृष्ण मूवमेंट की सफलता का उदाहरण देता हूं। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है। कल्पना करिए, यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा। इस्कॉन से सीखकर हम इन लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 66 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। अभी तक 66 करोड़ 17,48,647 टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण के अंतर्गत 50 करोड़ 87 हजार से अधिक पहली डोज और 15 करोड़ 29 लाख से अधिक दूसरी डोज शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल लाभार्थियों को 69 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर 97.51% है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड रोधी टीका लगवाने के लिए अब स्लॉट गूगल पर सर्च करके भी बुक कराया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस सुविधा की शुरुआत टीकाकरण अभियान को और तेज करने के उद्देश्य से की है। श्री मांडविया ने देश में कोविड से संबंधित आवश्यक दवाओं के सुरक्षित भंडार की आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कहा कि देश में सभी आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल कोरोना संक्रमण के 36 नए मरीज सामने आए। दिल्ली सरकार ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 42 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए और राज्य में कोरोना संक्रमण से किसी की मृत्यु नहीं हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1,35,000 से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 35 लाख से अधिक लोगों को टीकाकरण हो चुका है। कुछ देशों से मुंबई पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कल से हवाई अड्डे पर आरटीपीसीआर कोविड जांच करानी होगी। अन्य देशों से आने वाले सभी यात्रियों को कम से कम 14 दिन अनिवार्य रूप से घर में क्वारंटाइन रहना होगा। बृहन्मुंबई नगर निगम ने इस बारे में आदेश जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना विषाणु के नए प्रकारों के सामने आने के कारण कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि अन्य देशों से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए केंद्रीय आरोग्य एवं कुटुंब कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश अनिवार्य रहे। इससे पहले कोरोना प्रतिबंधक वैक्सीन के दोनों टीके लेने वाले लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट देना बंधनकारक नहीं था। मुंबई महापालिका ने भी इसी तरह के आदेश जारी किए हैं और वे कल से लागू होंगे। इसके अनुसार ब्रिटेन, यूरोप, मध्य पूर्व के देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड एवं जिम्बाब्वे से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर सशुल्क आरटीपीसीआर जांच करवानी बंधनकारक है। हर घंटे 600 लोगों की जांच की जा सके ऐसे इंतजाम मुंबई एयरपोर्ट पर किए गए हैं। ऐसी जानकारी मुंबई महापालिका द्वारा दी गई। मुंबई में आने वाले तथा कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वाले अन्य सभी यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे पूर्व किया गया निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना होगा। मुंबई एयरपोर्ट पर 600 रुपए में आरटीपीसीआर जांच करने की सुविधा उपलब्ध। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल शाम नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जितेंद्र सिंह, मीनाक्षी लेखी और डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई के साथ योग ब्रेक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। 5 मिनट के इस योग ब्रेक प्रोटोकॉल में उपयोगी योगासन शामिल किए गए हैं जो कार्यस्थल पर तनाव से मुक्ति दिलाने, ताजगी महसूस करने और कार्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। इस अवसर पर आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि कॉरपोरेट व्यवसायियों और अन्य कार्मिकों को अक्सर अपने काम की वजह से तनाव महसूस होता है। कामकाजी लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर वाई ब्रेक ऐप विकसित किया गया है जो उन्हें कार्यस्थल पर कुछ राहत प्रदान करेगा। Yoga break, a yoga protocol consists of a very few useful yoga practices devised to de-stress, refresh and refocus on work to increase the productivity of individuals at workplace.
The concept of yoga break is relevant to working professionals all over the world. It has been carefully developed by eminent experts and a tested protocol. The Morarji Desai National Institute of Yoga, along with other leading yoga organizations, has developed this app. इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि योग को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सराहनीय कदम है। एक ऐप जो बना है वो आज की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसकी अनुकूलता को देखते हुए हमारे साथ हमेशा हमारी जेब में योग करने की एक साधन बन करके, एक गैजेट बन करके, एक इंस्ट्रूमेंट बन करके सदा हमें ये स्मरण भी करवाता रहेगा और एक फैसिलिटी के तौर पर भी रहेगा कि अगर हमें योग करना है तो हम घर बैठे कभी भी कर सकते हैं। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आयुष मंत्रालय बड़े सरल तरीकों से योग का प्रचार कर रहा है। उन्होंने योग का मानक तय करने की बात कही। हमारे भारत से योग गए हैं, एक तरह से उसका स्टैंडर्ड सेट करने का जो प्रक्रिया है वो हमको ही तय करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हर आदमी योग सिखाने लग जाए। योग को यूनिवर्सल बनाना है, लेकिन उसका जो फॉर्म है, जो एक्चुअल तरीका है, उनके जो बेनिफिट्स है या उसको किस प्रकार से किया जाता है, इसका जो एक्सपर्टाइज है वो हमारे यहाँ से ही जाना चाहिए। हम लोग देश विदेश जाते हैं तब सब लोग पूछते हैं कि भारत से आया है तो हम लोग को योगा टीचर्स चाहिए। जब योगा टीचर्स का बात बोलता है तो वो इंडियन होना चाहिए कि ऑथेंटिक योगा टीचर हैज टू बी एन इंडियन। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत भारत सरकार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। आयुष मंत्रालय इस सिलसिले में 30 अगस्त से 5 सितंबर तक विशेष सप्ताह मना रहा है, जिसमें आयुष संबंधी विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल देश की सबसे बड़ी क्विज प्रतियोगिता फिट इंडिया क्विज की शुरूआत की। फिटनेस और खेलों पर आधारित ये अपनी तरह की पहली राष्ट्रव्यापी क्विज प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट बनाए रखना है। श्री ठाकुर ने कहा कि इस पहल से स्कूल के छात्रों को अपना ज्ञान और फिटनेस प्रदर्शित करने का एक बेहतर मंच मिलेगा। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया क्विज के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 30 सितंबर तक जारी रहेगी। कोई भी विद्यालय इसके लिए खुद को पंजीकृत करा सकता है। इस क्विज प्रतियोगिता की इनामी राशि 3 करोड़ 25 लाख रुपए है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश भर के 10 लाख से ज्यादा विद्यालयों के इस क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने की उम्मीद है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के योग और आयुर्वेद के ज्ञान से विश्व को लाभान्वित होना चाहिए। सरकार ने कार्यस्थल पर लोगों में तनाव कम करने और काम में रुचि बनाए रखने के लिए योग ब्रेक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 66 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश में कोविड के उपचार के लिए सभी आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 30 लाख से अधिक नामांकन। पटना नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाने के लिए तेजस रेलगाड़ी की तरह स्लीपर कोच लगाए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज लगातार तीसरे दिन भी तेज बारिश। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिन की यात्रा पर। तालिबान ने मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंदजादा को अफगानिस्तान में सरकार के नेतृत्व के लिए अपना सर्वोच्च नेता घोषित किया। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत के सुहास यथिराज बैडमिंटन मुकाबले के दूसरे दौर में पहुंचे। सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत 25 अगस्त 2021 तक पंजीकृत लाभार्थियों की कुल संख्या 3 करोड़ 30 लाख को पार कर गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 5 महीने में एपीवाई के अंतर्गत 28 लाख से अधिक लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया। इस पेंशन योजना में लगभग 44% महिला लाभार्थी हैं और लगभग 44% लाभार्थी 18 से 25 वर्ष आयु के
वर्ग के हैं। एपीवाई के अंतर्गत देश के 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी नागरिक इसका लाभ ले सकता है। इसके लिए बैंक या डाकघर की शाखाओं में बचत खाता होना आवश्यक है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु से उसके योगदान के आधार पर प्रति माह 1,000 से 5,000 रुपये की न्यूनतम गारंटी पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पौष्टिक आहार किफायती दरों पर मिलना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सुलभ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 8,800 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के खातों में सीधा भेजा गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह शुरू होने पर उन्होंने कहा कि संपूर्ण स्वस्थ रहने की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा आज वैश्विक जीवन शैली बन गई है। उन्होंने कहा कि देश में आयुर्वेद बाजार 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 23 लाख से अधिक लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है। जन स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि पुणे में चालू वित्त वर्ष में सबसे अधिक 2,80,000 लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। अब तक इस योजना में लाभार्थियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया जा चुका है। केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य 7 सितंबर तक मातृ वंदना सप्ताह मनाएगा। रेलवे ने पटना और नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में नए उन्नत तेजस रैक लगाए हैं। राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी विशेष एक्सप्रेस के मौजूदा रैक को नए तेजस की तरह स्लीपर कोच में बदला गया है। नई रेलगाड़ी में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन ने पिछले महीने आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के तड़ेपल्लीगुडम से 7 किसान रेल रैक के जरिए 2,110 टन प्याज की ढुलाई की है। अगस्त से किसान रेल ने सामान्य डिब्बों और पार्सल वैन में गोदावरी जिले से हावड़ा, चांगसारी, मालदा और जोरहाट तक प्याज की ढुलाई से 93 लाख रुपये अर्जित किए। रेलवे किसान के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन के लिए विभिन्न योजनाएं और छूट प्रदान करता है। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का कल रात श्रीनगर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। पुलिस ने बताया कि एहतियात के तौर पर कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने सहित प्रतिबंध लगाए गए हैं। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्यों के पदों के लिए नामांकन पत्र आज से भरे जाएंगे। इस चरण में गया, नवादा और औरंगाबाद सहित 10 जिलों के 12 ब्लॉक में मतदान 24 सितंबर को होगा। उम्मीदवार अपने पर्चे 8 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं। राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थानों के चुनाव 11 चरणों में 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में उड्डयन का बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने के कार्यों में गति लाने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने का लिखित अनुरोध किया है। भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण ने देश में हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या की मांग पूरा करने के उद्देश्य से अगले 4-5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये की लागत से हवाई अड्डों के विकास और विस्तार का कार्य शुरू किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वे स्लोवेनिया के विदेश मंत्री डॉक्टर आंजे लोगर के साथ बातचीत करेंगे। स्लोवेनिया ने भारत को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। डॉक्टर जयशंकर यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्लोवेनिया इस समय यूरोपीय संघ की परिषद का अध्यक्ष है। क्रोएशिया की अपनी यात्रा के दौरान कल विदेश मंत्री क्रोएशिया के विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रिलिक रेडमैन के साथ बातचीत करेंगे। भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंट 21 कल कजाकिस्तान के प्रशिक्षण स्थल आयशा बीबी में शुरू हुआ। दोनों सेनाओं का यह 5वां वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है जो 10 सितंबर तक चलेगा। दोनों देशों के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास 2 वर्ष पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दल में कजाकिस्तान के 120 और भारतीय सेना के 90 सैनिक शामिल हैं।
दोनों दल आतंकवाद विरोधी अभियानों के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और कौशल साझा करेंगे। तालिबान ने घोषणा की है कि मुल्ला हिब्बुल्लाह अखुंदज़्यादा अफगानिस्तान का सर्वोच्च नेता होगा और उसके अंतर्गत एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश का संचालन करेगा। ये जानकारी तोलो समाचार एजेंसी ने दी है। तालिबान के संस्कृति आयोग के सदस्य अनामुल्लाह समांगनी के हवाले से बताया गया है कि अखुंदज़्यादा नई सरकार का नेता भी होगा। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनिकज़ई के हवाले से पांचफोक.com ने रिपोर्ट किया है कि कथित इस्लामिक अमीरात अगले 2 दिनों में अपनी नई सरकार की घोषणा करेगा। तालिबान ने ईरान के मॉडल के आधार पर सरकार बनाने का निर्णय किया है, जिसमें सर्वोच्च नेता देश का अध्यक्ष होगा और वो सर्वोच्च राजनीतिक या धार्मिक पदाधिकारी होगा जो राष्ट्रपति से भी ऊपर होगा। उधर अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में तालिबान लड़ाकों और अहमद मसूद के नेतृत्व में प्रतिरोध कर रहे बलों के बीच लड़ाई जारी है। तालिबान ने पुष्टि की है कि 2 दिन से जारी लड़ाई में दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा है। अहमद मसूद गुट ने कहा है कि उन्होंने पंजशीर में तालिबान को पीछे खदेड़ दिया है और उसके कई लड़ाके मारे गए हैं। तालिबान ने पंजशीर पर हमले से इनकार करते हुए कहा कि उसके गुट पर मसूद समर्थकों ने हमला किया और उन्होंने केवल हमले का जवाब दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वाधीनता सेनानियों पर कार्यक्रम वीर गाथा को प्रसारित कर रहा है। हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 बजे इसका प्रसारण किया जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में 2 सितंबर गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाली असम की आयरन लेडी चंद्रप्रभा साइकियानी की गाथा। और आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। भारत के स्वाधीनता संघर्ष में 2 सितंबर का बहुत महत्व है। 1946 में इस दिन भारत की नई संविधान सभा के जरिए अंतरिम भारत सरकार का गठन हुआ था। भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद पहली बार भारतीय लोगों के हाथ देश की कमान आई। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण की जिम्मेदारी इसी सरकार को ही निभानी थी। बुनियादी तौर पर सरकार का प्रमुख अंग्रेज वायसराय ही थे, लेकिन बाद में उसे मंत्रिपरिषद में बदल दिया गया। मंत्रिपरिषद के उपाध्यक्ष के नाते जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार था। ये अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक कायम रही। New Delhi, and although the scene looks quiet enough, there was naturally tense excitement when members of India's interim government, under the leadership of Mr. Nehru, went to the Viceroy's house. They were received by Lord Wavell, who was to administer the oaths of allegiance, of office and of secrecy, whereby Indian affairs passed into the care of an all-Indian cabinet. भारत अगस्त 1947 तक ब्रिटेन की संप्रभुता में रहा, लेकिन अंतरिम सरकार ने अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। संविधान सभा के सदस्यों से ही अंतरिम सरकार बनी थी, जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना भी आरंभ कर दिया था। आज हम महान क्रांतिकारी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी सरोजिनी नायडू और जाने माने बांग्ला कवि तथा संगीतकार हरीन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय के भाई वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय को विदेशी धरती पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ अभियान चलाने का श्रेय है। यूरोप और अमेरिका में उन्होंने भारत में जारी अंग्रेजी शासन को लेकर जमकर अभियान चलाया।
टोक्यो पैरालंपिक खेलों में नोएडा के जिलाधिकारी और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एल यथिराज पुरुष सिंगल्स SL4 स्पर्धा के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने ग्रुप ए के पहले दौर में जर्मनी के यान निकलस पॉट को लगातार गेम में 21-9, 21-13 से हराया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह से पिछले 2 दिनों की तरह तेज बारिश हो रही है। कल दिल्ली में रिकॉर्ड 112 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग में वैज्ञानिक राजेंद्र कुमार जिनमनी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि दिल्ली में दोपहर तक बारिश धीमी हो जाएगी। उधर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। मुंबई में मध्यम बारिश की संभावना है। और रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। फरहत, राजधानी में बुधवार को हुई झमाझम बारिश की सुर्खी सभी अखबारों ने प्रमुखता से दी है। दैनिक भास्कर लिखता है 20 राज्यों में रूठे बादल, गुजरात में 47% कम, दिल्ली में 20% ज्यादा बरसे। जनसत्ता की सुर्खी है 24 घंटे में हो गई पूरे महीने की बारिश, सितंबर के पहले दिन टूटा बरसों पुराना रिकॉर्ड। हरिभूमि लिखता है झमाझम बारिश से राजधानी जलमग्न, रेल ट्रैक, सड़क, बाजार डूबे, पेड़ गिरे, भवनों को नुकसान। अमर उजाला ने बारिश से आफत शीर्षक से राजधानी दिल्ली की सड़कों के चित्र प्रकाशित किए हैं। पत्र लिखता है सितंबर में 19 साल बाद सर्वाधिक बरसात, जल जमाव से भीषण जाम। काबुल हवाई अड्डा बंद, जिंदगी बचाने के लिए सीमाओं पर जुट रहे अफगान। अमर उजाला की सुर्खी है। हिन्दुस्तान लिखता है सरकार बनाने को लेकर याकूब और हक्कानी गुटों में खींचतान। जनसत्ता ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस बयान को प्रकाशित किया है कि अफगानिस्तान से सेना की वापसी अमेरिका के लिए सबसे अच्छा फैसला है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का सुझाव राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। प्रदूषण छीन लेगा जीवन के 9 साल, नवभारत टाइम्स के शब्द हैं। पत्र लिखता है दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लोगों को खराब हवा का ज्यादा खतरा। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं हवा में घुलता जहर, 48 करोड़ भारतीयों की कम हो सकती है उम्र। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के योग और आयुर्वेद के ज्ञान से विश्व को लाभान्वित होना चाहिए। सरकार ने कार्यस्थल पर लोगों में तनाव कम करने और काम में रुचि बनाए रखने के लिए योग ब्रेक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 66 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा देश में कोविड के उपचार के लिए सभी आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 30 लाख से अधिक नामांकन। पटना नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाने के लिए तेजस रेलगाड़ी की तरह स्लीपर कोच लगाए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज लगातार तीसरे दिन भी तेज बारिश। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिन की यात्रा पर। तालिबान ने मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंदजादा को अफगानिस्तान में सरकार के नेतृत्व के लिए अपना सर्वोच्च नेता घोषित किया। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत के सुहास यथिराज बैडमिंटन मुकाबले के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।